बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, उम्मीद है अल्लाह सुब्हानो तआला से कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशखुरम होंगे। बहुत अरसे बाद हम आपके सामने आ रहे हैं। हम वादे पे वादे तोड़ रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपके सामने मुसलसल आते रहें। लेकिन यही बात अभी ऑफ द रिकॉर्ड हो रही थी कि मसरूफियत इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है। हम बड़े अच्छे मिच्योर किस्म के मेंटोर्स को आपके सामने लाते हैं। नाजरीन, जैसे आपको पता है कि मैं जब प्रोग्राम करता हूं तो मैं इस प्रोग्राम को किसी के नाम करता हूं। तो मैंने पेरेंट्स के नाम पे प्रोग्राम किया, माँ के नाम का प्रोग्राम किया, वालिद साहब के नाम का प्रोग्राम किया, टीचर के नाम का प्रोग्राम किया। तो आज का प्रोग्राम जो है मैं नौजवानों के नाम का प्रोग्राम किया। मैं आज का प्रोग्राम जो है मैं नाम करता हूं पाकिस्तान आर्मी के। चूंकि मार्का हक का 1 साल हम लोग अभी मना चुके हैं माशाल्लाह। और बहुत ही एक खूबसूरत महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। पाकिस्तानी होने पे फख्र महसूस हो रहा है माशाल्लाह। तो मैं आज का प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान आर्मी के नाम करता हूँ। एयरफोर्स, नेवी और पाकिस्तान आर्मी, जो भी हमारे इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, उनके नाम करता हूँ आज का प्रोग्राम। जैसा कि आपको पता है कि मैं प्रोग्राम का आगाज एक शेर से करता हूँ। तो मैं शेर पढ़ूंगा, फिर उसके बाद मैं अपने मेहमानों की तरफ आऊंगा कि मेहमानों से बातें होंगी, मेरे को होस्ट को इंट्रोड्यूस करूंगा और फिर हम अपने मेंटोर को इंट्रोड्यूस करेंगे। नाजरीन, आज का जो शेर है वो एक गाना है, पाकिस्तान का मशहूर गाना है, उससे मैंने दो शेर उठाए हैं। वो है कि जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। और लज्जते गम से आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर, जब कहीं दिल सुकून न पाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। अब आप लोग सोचते होंगे जरूर कि इस शेर का शान नजूल क्या है और इसका यहाँ पे मार्का हक के वक्त पे इसका शान नजूल क्या है। कुछ ना कुछ शान नजूल होता है जब मैं शेर पढ़ता हूँ और शायरी करता हूँ। किसी उस्ताद मोहतरम ने इसकी पैरोडी की है, बड़ी खूबसूरत पैरोडी है। वो पैरोडी आपको सुनानी है कि जो पैरोडी हुई भी है इसकी। तो इसकी पैरोडी इसने की है कि जब कोई तुम्हारे 7 राफेल गिराएगा, जब कोई तुम्हारे 7 राफेल गिराएगा तुमको एक मुल्क याद आएगा। और तुमको एक मुल्क याद आएगा। बहुत खूबसूरत उसने लिखा है। लज्जते राफेल से आशना होकर और अपने महबूब S-400 से जुदा होकर, झंडू बाम तू जिधर लगाएगा तुमको एक मुल्क याद आएगा। तो अब झंडू बाम लगाते रहे, अपने जख्मों को चाटते रहे, हमने जो करना था कर लिया। बेसिकली चीज ये था कि देखिए, मुझ जैसा बंदा और मेरे जो साथी है यकीनन वो कहेंगे कि जी हम किसी के इंसल्ट नहीं करना चाहते। लेकिन ये जो जंग होती है, ये जो अपने मुल्क के लिए, मफाद के लिए काम होता है, करे सारे सारे लोगों का हक है। आप अपने मुल्क में अकेले अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहे, हम अपने मुल्क में अपने तरक्की के लिए काम करते रहेंगे। लेकिन ये जो ब्लैक मेलिंग टाइप की चीज है, जो पाकिस्तान को आप लोग ब्लैक लिस्ट में डालने के लिए आप जो ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे, हमें इस पे एतराज है। आप जो ड्रामे करते रहे हैं और फिर वो जो मीडिया पे बैठ के वो जो चिल्लाते थे और मीडिया पे बैठ के जो पाकिस्तान का मजाक उड़ाया जाता था, ये सीधा सड़क नहीं, एक सीधी सड़क ये नहीं बना सकते, तो ये बम क्या, एटम बम क्या ब्लास्ट करेंगे, और ये जो है कुछ नहीं कर सकते तो क्या। तो नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि एक मार्का हक को हमने फोकस कर रखा है। और आज पाकिस्तान आर्मी के नाम मैंने अपने प्रोग्राम, फोर्सेस के नाम मैंने अपना प्रोग्राम आज का किया है। तो नौजवानों को मेरा ये पैगाम है कि देखें, इस लेवल तक पहुंचना जो है यकीनन ये एक बहुत बड़ा कारनामा है। लेकिन इससे जो बड़ा कारनामा है वो ये है कि इस लेवल तक पहुंचने के बाद इस तरक्की को और इस कामयाबी को बरकरार रखना बहुत मुश्किल काम है। अब आपके हाथों में हम ये काम देने जा रहे हैं। हमारा वक्त जो है वो पूरा हो चुका है। हम लोग, हमारी जिंदगी अब वो नहीं रही जितना आपके साथ अब टाइम है। नौजवानों से हमें एक उम्मीद है माशाल्लाह। तो उस उम्मीद पे जो है हम लोग आपको ये काम सौंप रहे हैं। मैं को होस्ट की तरफ जाऊंगा। असना बर्नी मेरी को होस्ट है लंदन से। उसने मुझे ज्वाइन किया है एज ए को होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। और असना, आप जो अपने बारे में बताना चाहती हैं काइंडली बताएं, विद इन 30 सेकेंड्स।
अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम असना बर्नी है। मेरा ताल्लुक तो पाकिस्तान कराची से है, लेकिन बिलवक्त शादी के बाद जो है वो मैं लंदन आई हूँ। तो बहरहाल अपना थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन ये है कि मैंने जो है वो 6 साल काम किया है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, जिसमें मेरा सिंध फूड अथॉरिटी से भी ताल्लुक रहा है, मेरिट कराची से भी ताल्लुक रहा है, लिप्टन पाकिस्तान से भी ताल्लुक रहा है। अब मैं जो हूँ वो फुल टाइम हाउसवाइफ हूँ। और क्योंकि मेरा एक बेबी है तो माशाल्लाह मैंने अभी एक मैटरनिटी ब्रेक पे हूँ। तो आगे का ज्वाइन देखते हैं कि क्या करना है। तो फिलहाल तो मेरी ये छोटा सा एक बहुत मुख्तसर सा मेरा एक इंट्रोडक्शन है। बाकी माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। मोस्ट वेलकम इन द प्रोग्राम। आपने एज ए को होस्ट मुझे ज्वाइन किया है। देखते हैं कि आज हमारे मेंटोर को आप कितना तंग करती है, ये आप पे है और मेंटोर पे है। मैं अपने मेंटोर की तरफ आऊंगा। मैडम ताहिरा जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं, एक वेल नाउन एजुकेशनिस्ट हैं, एक सिंसियर एजुकेशनिस्ट हैं। इसने ना सिर्फ प्रिंसिपल है, बल्कि बाज लोग ऐसे होते हैं कि जहां भी गए दास्ता छोड़ आए। तो वो उन लोगों में से शामिल है। हम ऐसे को सामने लाते हैं जो यकीनन एक अपना नाम रखते हैं, एक अपना एक कमाल रखते हैं अपने काम में। कैसे उन्होंने रिफॉर्म्स किए अपने स्कूल में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपने इदारे में, और क्या क्या किया। तो मैडम मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आई एम रियली ऑनर्ड कि आपने मुझे इनवाइट किया है इस प्रोग्राम में। हम बहुत लोग शुक्रिया, ऑनर्ड है थैंक कि यू। आप लोगों आपने हमें ज्वाइन किया। हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है ये कि मैडम आपने हमें टाइम दिया। यकीनन आपका टाइम बड़ा कीमती है, हमने आपसे टाइम लिया। मैं बगैर वक्त जाए किए हुए अपने को होस्ट की तरफ जाऊंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि असना आप जो क्वेश्चन करना चाहती है मैडम से आप करें। फिर देन आई विल कम टू द टेक्निकल क्वेश्चन इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मैडम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मैडम बस मेरा आपसे एक सवाल आता है जब किसी भी स्कूल के प्रिंसिपल के हवाले से कोई बात होती है, तो एक सवाल यही आता है कि हमारे यहाँ जो तालीम दी जाती है ना वो बड़ी किताबी दी जाती है। पाकिस्तान का एक हमारा एक तस्वुर यही बना हुआ है कि बड़ी किताबी तालीम दी जाती है। तो मेरा ये सवाल है कि हम किस तरीके से हमारी यंग यूथ के अंदर जो है एक जो जो क्वालिटीज जो होती हैं, जो एक इंसान के अंदर उसको बेहतर बनाने की क्वालिटीज होती हैं, उसको किस तरीके से हम जो है वो इंस्टिल करते हैं स्कूल्स के जरिए, और किस तरीके से हम एक बेहतर इंसान बनाने के लिए उनको किस तरीके से हम अच्छा, सिखाते हैं। तो असना, मुझे थोड़ा असना, सा आपसे ये असना, वादा एक चाहिए। मिनट, एक मिनट। असना, सबसे पहले जो हमारा है मैडम से अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि वो अपने बारे में थोड़ा सा बता दे, अपने प्राइमरी जी जी, एजुकेशन बिल्कुल के बारे बिल्कुल में मैडम, बताएं, पहले अपना। अपने लोअर लेवल की तालीम कहाँ से हासिल की, आपका बेसिकली ताल्लुक कहाँ से है, और कैसे यहाँ तक पहुंचने में कैसे ये सफर रहा। और देखिए, मैडम एक मैं एक जो चीज हूँ और मैं इसी सवाल में सिर्फ एक चीज और ऐड करना जी चाहूंगी। श्योर। बीइंग अ फीमेल भी आप थोड़ा सा इसको बताइएगा कि जी, बीइंग अ फीमेल आपने किस तरीके से इसको बिल्कुल आगे लिखते हैं। लेके चली हैं आप। देखिए, मैंने मुझे कोई 30 साल हो गए हैं तकरीबन एजुकेशन सेक्टर में, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने एज अ टीचर मैंने स्टार्ट किया अपना कैरियर टीचिंग में, और माशाल्लाह अब मैं इस वक्त हायर पोजीशन पे बैठी हूँ इस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। जिसमें डेफिनेट का बहुत ज्यादा, और इतनी बड़ी पोजीशंस चैलेंजेस के बगैर और मेहनत के बगैर तो नहीं मिलती। काफी मुश्किलात बीच में आई हैं, काफी उतार चढ़ाव आए हैं बीच में। लेकिन सिंस अगर आपको पीछे से घर से सपोर्ट हो, मैं ये कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड कि मुझे घर से बहुत सपोर्ट मिली। मेरे इन लॉज ने, मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और इसी वजह से मैं मुख्तलिफ किस्म के चैलेंजेस, उतार चढ़ाव में उसको बेयर करती रही। और अब मैं यहाँ के इस पोजीशन पे हूँ कि मैं आई एम लीडिंग वन ऑफ द लीडिंग स्कूल सिस्टम। और जिसमें मैंने ओवर द इयर्स ट्रेनिंग्स में भी मैं रही हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग्स में भी रही हूँ। मैंने फ्रॉम स्क्रैच मैंने सिस्टम्स बनाए हैं, फ्रॉम स्क्रैच स्कूल सिस्टम्स की सारी पॉलिसीज, करिकुलम, ये सारी चीजें जो स्कूल से रिलेटेड होती हैं, एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं, उस पे काम किया। और इसी में बहुत सारे ऐसे भी लोग आए जिन्होंने आपके साथ प्रोफेशनल जेलसी भी बहुत निकाली, आपको लेग पुलिंग भी की। उसकी वजह से काफी चैलेंजेस भी आए।
और काफी उतार चढ़ाव आए इसी में। लेकिन ये कि जब आप एक पैशन आपके अंदर एक उसी चीज को करने के लिए होता है, और आप एक फोकस्ड होते हैं कि जी मुझे यहाँ तक पहुंचना है और ये मुझे सक्सीड करना है, तो वो डेफिनेटली आप देर ब देर वो आप उसको अचीव कर लेते हैं। और मैं यही कहती हूँ कि मेरे अंदर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पैशन रहा है एजुकेशन से रिलेटेड, कि हम बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए कुछ काम करें। तो इसी वजह से मैं उसी अपने मिशन पे बरकरार हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कर रही हूँ। जब माशाल्लाह। तक जहाँ में जहाँ है करते रहेंगे काम। माशाल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा, क्वेश्चन तो असना का भी था, वो बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था और बड़ा डीप क्वेश्चन था कि उस पे हम आते हैं उस क्वेश्चन पे। मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा उससे मुख्तलिफ है, चूंकि एज ए प्रिंसिपल आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि जी ये जो परेशानियां आपके लिए जनरेट की जाती है, चाहे वो खानदान में है, चाहे वो इंस्टीट्यूट के अंदर है, चाहे वो रास्ते पे जाते हुए है। असना ने उसको जब ऐड किया तो मुझे फौरन ये जहन में मेरे आया कि देखिए एक खातून के दर्द को समझ सकती है, बेहतर से समझ सकती है, जो कि मर्द शायद उस तरह नहीं समझेगा। तो उसने ये क्वेश्चन किया कि बीइंग अ वुमेन, क्या आप उसको कहेंगी कि कैसे वो चैलेंज आपने फेस किए? खानदान में कोई ऐसे चैलेंज थे आपके पहले के जो आपने फेस किए तालीम हासिल करते हुए? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ना तालीम हासिल करते हुए मुझे कोई प्रॉब्लम हुई फैमिली की तरफ से, और ना ही जॉब में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत सपोर्ट मुझे मिला पीछे से। और बीइंग वुमेन, मैं नहीं समझूंगी कि, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर बेसिकली जो स्कूल का सिनेरियो है उसमें मोस्टली फीमेल्स ही काम करती हैं। ये है। ये फैक्टर वहाँ ज्यादा काउंट करता है जो कि कॉरपोरेट सेक्टर होता है, जहाँ पे मर्द और औरतों का काफी एक बहुत क्लोज उसमें एनवायरनमेंट में काम करते हैं। तो वहां पे आई गेस चैलेंजेस ज्यादा होते होंगे फीमेल्स को। मेरा उस तरह से वास्ता नहीं पड़ा, और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग वुमेन मुझे कोई इस तरह के प्रॉब्लम्स नहीं आए कि जेंडर रिलेटेड के जी मैं औरत हूं तो मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। प्रिंसिपल क्योंकि साहबा बड़ी बेसिकली प्रिंसिपल साहबा बड़ी खुशकिस्मत खवातीन होती है, बेटियां होती है जिनको वो एनवायरनमेंट पहले से मिल जाता है। यकीनन हमारे मुल्क के अंदर बहुत बड़ा चैलेंज है। असना ने जो क्वेश्चन किया, कराची से ताल्लुक रखने की वजह से उसको इंटायर सिंध का पता होगा, इंटायर पंजाब का जो कंट्री साइड्स हैं, इस तरह के पीके बलूचिस्तान, जो शहरी लोग हैं जो शहर में रहते हैं उनको तो थोड़ी सी आसानियां होती है, लेकिन बहुत बड़ा चैलेंज होता है जब आप थोड़ा सा साइड पे जाते हैं तो बड़े चैलेंजेस होते हैं। स्कूलों का ना होना, स्कूलों का दूर होना, लड़कों को ज्यादा तवज्जो देना, लड़कियों को ज्यादा तवज्जो ना देना, ये सब बातें जो है ये रिलेवेंट है। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, सारी दुनिया में इस तरह होता है, स्पेशली डेवलपिंग जी। कंट्रीज में इस तरह के चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। असना की तरफ जाऊंगा। असना, आप अपने क्वेश्चन को कर सकती है जो क्वेश्चन आपके साथ है। जी। मैडम, इसी से रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन जो मैंने आपसे सबसे पहले किया था, एक वो तो रहता ही है। इसी से रिलेटेड एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जब कोई फीमेल पब्लिक डीलिंग में होती है ना, तो उनको थोड़ा मुश्किलात का सामना कहीं न कहीं करना पड़ता है। कभी ऐसा कोई पॉइंट आया हो कि आपने सोचा हो कि ये पब्लिक डीलिंग में मुझे मुश्किलात का सामना आ रहा है, या मुझे इस तरीके से लग रहा है, क्योंकि आप बीइंग अ प्रिंसिपल या बीइंग अ टीचर आपको बहुत सारे लोगों से और भी मिलना होता होगा। तो कभी ऐसा पॉइंट आया कि आपको लगा हो कि नहीं, ये पॉइंट जो है ना वो थोड़ा-सा मुश्किलात के लिए मेरे लिए मतलब है, कि मुश्किल बात है कि मैं बीइंग अ फीमेल एक पब्लिक डीलिंग करूँ? क्योंकि जब मैंने पब्लिक डीलिंग करी थी तो ये आता है थोड़ा-सा फैक्टर। चले, मैं आपका पहले पहले सवाल का मैं जवाब दे दूं कि मॉरल वैल्यूज के आपने बात की थी, क्वालिटी एजुकेशन की बात की थी। मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान में काफ़ी वेरिएशंस आ गए हैं, काफ़ी उन्होंने एडवांस हो गया है, और अब वो रोट लर्निंग से हट के कॉन्सेप्चुअल टीचिंग और लर्निंग पे काफ़ी फोकस हो गया। अल्लाह का शुक्र है कि अब हम किताब से हट के हम थोड़ा कॉन्सेप्ट पे आए, ताकि बच्चों के अंदर समझ आ सके कोई भी किसी भी टॉपिक को लेके। दूसरे हवाले से यानी मॉरल वैल्यूज के हवाले से अब ये है कि सिस्टम्स में, स्कूल्स में उन्होंने मॉरल वैल्यूज को इंटीग्रेट कर दिया है करिकुलम में। तो वहाँ पे मॉरल वैल्यूज के लिए भी तालीम दी जाती है, या उनको एक्टिविटीज के थ्रू री इन्फोर्स किया जाता है बच्चों के अंदर, ताकि वो इस चीज को उनको हैबिट बने। और जैसे कर्टेसी वर्ड्स हो गए, और डीलिंग्स हो गई बड़ों से, और रिस्पेक्ट की बात आ गई, कॉन्फिडेंस की बात आ गई, मुख्तलिफ जो मॉरल वैल्यूज हैं
उसको बहुत रीइंफोर्स किया जाता है आप करिकुलम में, और उस पर काफी काम हो रहा है, और वो एक करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया है। अच्छा मैडम, एक दूसरा इसी के सवाल। साथ इसी के साथ एक क्वेश्चन, अगर आप यहाँ पे वो भी क्लियर कर दे तो अच्छा होगा। देखिए, आपके इंस्टीट्यूट का नाम मैं नहीं लेना चाहता, अगर आप लेना चाहें तो बिल्कुल आप कह सकती है अपने इंस्टीट्यूट के बारे में। जो आपका इंस्टीट्यूट है मैच्योर इंस्टीट्यूट समझा जाता है, और ज्यादातर जो है उसको लोग पसंद भी करते हैं, इसी वजह से कि वहाँ पे एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा रहता है। मैडम, ये जो एसओपीज आपने बनाए और फिर कैम्ब्रिज एजुकेशन को जो आपने उस पे किया, आपने बात की कि जो वैल्यूज पढ़ाए जाते हैं, फिर उसके साथ सारी चीजें जो है पढ़ाई जाती है, और फिर इस तरह जो कर्टेसी वर्ड्स है या फिर आपके जो चैरिटी पे है और सारा कुछ, ये कितने हद तक इम्प्लीमेंटेड है आपके इंस्टीट्यूट में? और दूसरा ये है कि कैम्ब्रिज को लाने में कितना बड़ा चैलेंज आपके लिए रहा, ये मेरा है। और फिर एसओपीज को जो फॉलो नहीं किया जाता जनरली हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से, उसको कैसे लेते हैं आप लोग? देखिए, जहां तक कैम्ब्रिज की बात है, मेरा जो स्कूल है वो बेसिकली है ही कैम्ब्रिज, वहां पे मैट्रिक स्ट्रीम है ही नहीं। तो अच्छा, वो जाहिर बात है, कैम्ब्रिज का जब सिस्टम आप स्टार्ट करते हैं तो उनकी एसओपीज और उनकी रिक्वायरमेंट्स ही काफी कुछ उसके मुताबिक होता है। हाईली मतलब रिक्वायर्ड होती हैं, और उसको आपने बहुत मीट करना पड़ता है उनके स्टैंडर्ड्स को। जो हम्म। कैम्ब्रिज के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको मीट करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो लोग, उनकी टीम आके वो असेस करते हैं, और फिर वो हमें एक सर्टिफिकेट देते हैं और ऑथराइज करते हैं कि ओके जी, यू आर द कैम्ब्रिज ठीक। जो है सर्टिफाइड स्कूल है, और आप यू कैन रन। तो उसके लिए डेफिनेटली वो चैलेंजेस होते हैं कि वो आप रिक्वायरमेंट्स को मीट करें, और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव मेट द रिक्वायरमेंट्स एंड ऑल। और दूसरी बात मैं ये करूंगी कि असना जिस का जो हवाले से क्वेश्चन आपने था, बात असना की, का जो क्वेश्चन था वो आधा रहता है। पब्लिक डीलिंग की मैं बात करूंगी। पब्लिक डीलिंग में मिस हसना, हमें बहुत कुछ झेलना पड़ता है। आपको बिल्कुल ये अंदाजा होगा कि पेरेंट्स बॉडी जो हमारे यहाँ है वो किस हिसाब से है, और बीइंग मैं जिस सिस्टम में काम करती हूँ, वहां पे सिविलियंस भी हैं और आर्मी पर्सनल्स भी हैं, जी। और उनके साथ डीलिंग करना एक बहुत ही, आप समझें कि एक चैलेंज से भरपूर बहुत है, बड़ा क्योंकि चैलेंज, मैं बिल्कुल। बीइंग आई एम द सिविलियन पर्सन, और मैं उस आर्मी बेस्ड स्कूल में एज अ प्रिंसिपल काम कर रही हूँ। तो वहां पे मैं मेरे अंदर, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मेरे अंदर फेवरेटिज्म नहीं है कि जी मैं आर्मी पर्सनल्स को जो है वो एक्स्ट्रा मैं फेवर दे रही हूँ या सिविलियंस को नहीं दे रही। ऐसा नहीं है, मैं उनको जो डिजर्व करते हैं उनको एक फेयर लेवल पे उनको मैं डील करती हूँ, वट अच्छा, एवर इसमें जो इसमें भी यहाँ मैं प्रॉब्लम्स थोड़ा सा लेकर ऐड आते हैं। करूंगा, वजाहत करूंगा, ताकि असना को ये बात समझ आए, नौजवान है वो भी माशाल्लाह, और आगे उसका कैरियर भी पड़ा हुआ है। देखें, आर्मी के अंदर जो है, चूंकि आर्मी के साथ मेरे बहुत सारे काम है और मैं बहुत सारा काम करता रहता होता हूँ, तो और चूंकि मेरी फैमिली में भी बहुत सारे आर्मी के लोग हैं, और हर फैमिली में होते हैं, वहां पे एक डिसिप्लिन है। बेसिकली एक डिसिप्लिन के तहत वो वहां पे सारी चीजें चलती है। जब हम सिविलियन की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे इदारों के अंदर तो डिसिप्लिन, प्राइवेट इदारों के अंदर तो है, सरकारी इदारों के अंदर तो आपको पता है कि वो डिसिप्लिन खराब हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, कमजोर हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि जब आप उसको डील कर रहे होते हैं कंपैरेटिवली टू द बोथ साइड, तो बहुत बड़े चैलेंजेस आपको आते हैं जब आप सिविलियन को और इसको इकट्ठे करते हैं। हालांकि दोनों ह्यूमन हैं, दोनों को अच्छे तरीके से और बेहतरीन तरीके से प्रोफेशनल वे पे डील किया जाता है, तो वो एक चैलेंज हमारे लिए होता है। मेरा तो आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि फिर मैं असना की तरफ जाऊंगा। उसके क्वेश्चन है उस काफी क्वेश्चन उसने कर रखे हैं, लेकिन हमारे साथ 10 मिनट का टाइम, 9 मिनट का टाइम है। मेरा क्वेश्चन ये होगा मैडम कि एसओपीज जो है किसी भी इदारे का बैकबोन का किरदार अदा कर रहे होते हैं। आपने, जी। अच्छा, आपने एसओपीज जो है, बेसिकली एसओपीज पे आपने बड़ा क्रिटिकली काम किया, बड़े क्लोजली काम किया। क्या चैलेंजेस हैं एसओपीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में? मतलब एक तो किताबों में लिखा हुआ होता है, एक प्रैक्टिकल होता है, क्या चैलेंजेस होते हैं? नहीं, देखिए, एसओपीज के चैलेंजेस डेफिनेटली वो जब आप बनाते हैं तो उसमें चैलेंजेस आते हैं, लेकिन अगर आप एसओपीज बना लें तो मेरे ख्याल में उससे काफी चीजें ऑर्गेनाइज्ड हो जाती हैं, और आप उसको बेहतर तरीके से आप इसको अगर ट्रू सेंस में आप इसको इम्प्लीमेंट करें
तो आपके अपने इंस्टीट्यूशंस के लिए बहुत आसानियां हो जाती हैं, लोगों के लिए आसानियां हो जाती हैं। सिर्फ सिस्टम बनाने की बात है, जी इम्प्लीमेंट करने की बात है, उसके बाद काफी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। और एसओपीज मैं कहती हूँ हर चीज के लिए एसओपी बहुत लाजिम है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, एग्जैक्टली। चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो लर्न, जो भी कोई चीज है, ठीक है। किसी का भी ऑपरेशन सिस्टम जो है उसके लिए एसओपीज बहुत लाजिम है। और उसके बगैर आप कोई सिस्टम को रन चला नहीं ही कर नहीं सकते सकते, अगर चला ही नहीं प्रॉपर सकते। आपके टोटली पास टोटली एग्रीड, स्टेप बाय टोटली स्टेप। एग्रीड। जी। ओवर टू असना। और टोटली मैं एग्री करता हूँ इस बात पे, तो मैं असना को करता हूँ। और उसके साथ काफी सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी हो सके ये 7-8 मिनट में प्लीज। बस मेरे ज़हन में थोड़ा-सा यही सवाल आ रहा था कि जब हम मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, जैसे मैडम से वो बात हो रही थी, वो थोड़ी-सी आधी रह गई थी। जब हम मॉरल वैल्यूज़ की बात कर रहे थे, उसमें हमारे पास ये आ रहा था कि जो बच्चे प्रिविलेज्ड हैं कि जो स्कूल जॉइन कर सकते हैं, वो तो चले किसी हद तक जो है ना हम कहते हैं कि हाँ, वो सीख भी जाते हैं, वो आगे बढ़ भी जाते हैं। मैडम, इस हवाले से थोड़ा-सा मुझे एज़ अ प्रिंसिपल आपका परसेप्शन चाहिए कि जब आप देखती हैं कि जो बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं या जिनके माँ-बाप उनको जान के स्कूल नहीं भेज रहे हैं, इस वजह से कि वो कमा के लेकर आते हैं। तो आपका क्या ख़्याल है कि क्या किस तरीके से इस चीज़ को हम डील कर सकते हैं? गवर्नमेंट लेवल पे नहीं, एक प्राइवेट लेवल पे हम अपने ही प्राइवेट लेवल। लेवल पे किस तरीके से इसको डील कर सकते हैं? क्योंकि ठीक। मेरा बड़ा ज़ाती तौर पे बड़ा दिल करता है कि मैं हमारे यहाँ जो घर में मेड आती है, उनके बच्चों को पढ़ाऊँ, जो घर में ड्राइवर आते हैं, उनको बच्चों को पढ़ाऊँ। तो ये ज़ाती तौर पे एक एज़ अ सिविलियन, लेकिन आपका तो एक दूसरा तजुर्बा है, आप तो प्रिंसिपल हैं, तो आपका किस तरीके से उस पे एक व्यू है? देखिए मिस हसना, काफी आपके पास कुछ बाउंड्रीज होती हैं जिसके अंदर रहते हुए आपने काम करना पड़ता है। और कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो कि अडॉप्ट करते हैं गवर्नमेंट स्कूल्स, ऐसे स्कूल्स जो अंडर प्रिविलेज स्कूल्स होते हैं, और जहाँ पे वो अडॉप्ट करके और उनके जो भी बच्चों की किताबें हैं, बैग्स हैं, बच्चों की तालीम है, उसमें वो सपोर्ट करते हैं। लेकिन हर स्कूल की कुछ बाउंड्रीज होती हैं, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज होती हैं जिसके तहत वो स्कूल्स अडॉप्ट करते हैं या नहीं करते। अब जिस सिस्टम में मैं हूँ वहां पे ये अडॉप्शन वाला नहीं है तरीका। लेकिन ये कि बीइंग पर्सनली आप हम ये काम अपने तौर पे कर सकते हैं, नॉट एज एन इंस्टीट्यूशन। लेकिन हम पर्सनली तौर पे जो भी है हम सोसाइटी में देखते हैं, जैसे आप कह रही हैं कि मेड्स के बच्चों को पढ़ा दिया, या आप एक शऊर दे सकते हैं। आप अगर आप देखते हैं जैसे स्ट्रीट में आप जा रहे हैं, आप शॉपिंग कर रहे हैं और कोई बच्चा आपको इस तरह का नजर आता है, तो आप उसको रुक के आप उसको बता सकते हैं कि भाई आप या अपने माँ बाप के साथ खड़ा है और वो कोई काम कर रहा है, तो आप थोड़ा सा शऊर दे सकते हैं कि इस बच्चे को आप थोड़ा सा तालीम दिलवाएं ताकि इसमें शऊर पैदा हो। ये आप अपनी तरफ से तो कर सकते हैं पर्सनली। लेकिन कुछ स्कूल्स की अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, अपनी बाउंड्रीज होती हैं। लेकिन मैं उन स्कूल्स को भी एडमायर करूंगी जिनके अंदर ये पॉलिसीज हैं कि वो स्कूल्स को अडॉप्ट करके अच्छा, और मैं उनके मैं मैं जरा बच्चों के मैं लिए जरा बहुत जी काम कर मैं रहे जरा इसमें हैं।